अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिखे। कल जो आखिर में सवाल लिखा था वही सवाल है, वही जो कल बिल्कुल आखिर में किया था एक सवाल EOQ वाला, वही सवाल है। और उस सवाल की रिक्वायरमेंट और लिख लें। कल वाले सवाल की बात कर रहा हूं, यानी एनुअल डिमांड 108,000, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 5,000, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 120। इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। ऑप्शन ए है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। ऑप्शन ए 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। ऑप्शन बी EOQ, और ऑप्शन सी 9,000 यूनिट्स। करें सॉल्व। टोटल जैसे अगर वो इररिलेवेंट हुई तो सेम आ जाएगी। छोटा सा सवाल है, थोड़ी सी जिंदगी हंसते हंसते गुजार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सवाल करें, सवाल। अच्छा, ये ना एक सवाल मैंने हस्बे तौफीक कहा था, जामिल इंडस्ट्रीज वाला। उसमें ना पता नहीं पैक की बुक में ये इन्होंने क्या कर दिया। पैक की बुक में चीज चेंज कर लें, जिनके पास ओरिजिनल 5 पेपर्स हैं उसमें ठीक है, पैक की बुक में एक चीज चेंज कर लें। पता नहीं, पेज नंबर देखें क्या था। जामिल इंडस्ट्रीज ऑटम 2016, नहीं मिला ही नहीं है। पेज 342, क्लास वर्क 22। जिनके पास पैक की बुक है उन्हें बता रहा हूं, जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं वो सही है, पैक की बुक वालों को बता रहा हूं। इसका सॉल्यूशन मैंने दिया था अपने फॉर्मेट पे। ये जो पहला टेबल दिया हुआ है ना, इसमें चौथी लाइन क्या लिखी हुई है, ये गलत लिखा हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, सिर्फ ओवरहेड्स है। और सामने रुपीस में क्या लिखा हुआ है वो गलत है, 180 है।
जी बस ठीक है। चले बस यही कराना था चेंज। हाँ जी डन। एक OQ है 2000, एक OQ है 3000 और एक है 9000। ये जो 3000 है ये असल में EOQ था, ये कल कैलकुलेट कर लिया था आपने। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट है 5000 रुपए पर ऑर्डर, तो उसको करना पड़ेगा हमें 5000 रुपए इंटू एनुअल डिमांड 108,000 डिवाइडेड बाय OQ 270 180 60,000 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट 120 OQ बाय 2 120 180 540 390 360 6 लाख। तो कौन सा बेहतर है? EOQ। ये कैलकुलेशन हो गई सबसे। अच्छा ये OQ जब बढ़ाया तब 2000 OQ की जगह 9000 OQ करें तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक दफा ज्यादा मंगवा लेंगे तो फिर कम ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम आएगी।
ऑर्डर क्वांटिटी कम होगी तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होगी, और ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे टोटल होल्डिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि OQ ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, एक वक्त में ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है, ऑर्डर कॉस्ट कम होती जा रही है। अब हमें इसमें कोई बैलेंस करना पड़ेगा। वो क्वांटिटी, वो ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिकल होगी जहां पर इनका टोटल लोएस्ट हो, और वो जो टोटल लोएस्ट होगा वो इस पॉइंट पे होगा। ये EOQ होता है और इसका नाम ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, EOQ के बारे में ना आपको कुछ अजम्पशंस भी लिखवाता हूं, वो थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा भी कुछ और बातें लिखवाता हूं, नॉलेज के लिए भी और सवालों में काम आएंगी उसके लिए भी। ये ग्राफ नोट करना है तो कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। जी दफा करो यार, समझ आया ग्राफ? ग्राफ से वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अच्छा देखें, ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे ना तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा कम होती जाएगी, क्योंकि कम यूनिट्स मंगवाएंगे तो ज्यादा दफा मंगवाने पड़ेंगे, टोटल खर्चा ज्यादा होगा। एक वक्त में ज्यादा यूनिट्स मंगवा लेंगे। आपने यहां से उर्दू बाजार जाना है और किताबें लेके आनी है, अगर एक ही चक्कर में सारी किताबें ले आएंगे तो टोटल पेट्रोल का खर्चा, और एक वक्त में जाके एक किताब लाएं फिर वापस आ जाएं, फिर दोबारा जाएं एक किताब लाएं फिर वापस आ जाएं, तो जितने ज्यादा चक्कर लगेंगे उतना टोटल खर्चा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए OQ बढ़ रहा है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम हो रही है। होल्डिंग कॉस्ट इसके उलट है, क्योंकि OQ कम रखते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री कम होगी, OQ ज्यादा होगा तो एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी अगर OQ बढ़ता जाएगा। तो OQ के साथ होल्डिंग कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, ऑर्डर कॉस्ट का इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी वो होगी जहां पर इनका टोटल लोएस्ट होगा, और ये इकोनॉमिक्स का चक्कर है इसमें कि टोटल इनका लोएस्ट तब होगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये EOQ है। थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो अभी इस वक्त सामने कैलकुलेशन की है, यही सवाल दोबारा कर दें आप सॉल्व, सेम सवाल दोबारा सॉल्व कर दें। अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है 1000 यूनिट्स, सेम सवाल दोबारा सॉल्व कर दें। अगर सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स मेंटेन होता है तो सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट से, तो फिर सेम सवाल दोबारा सॉल्व कर दें।
हाँ जी, आप कौन सा बेहतर है? अभी भी क्यों बेहतर है? इसका आंसर क्या आया? इसका भी सेम आ गया। और इसका आंसर क्या आ गया? 240। सिक्स 60। तो ग्रैंड टोटल बन गया 510। 480। तो अब भी EOQ बेहतर है? नहीं, ग्राफ नहीं गलत हो गया। यहां तक पहुंचे कैलकुलेशन जल्दी, फिर कुछ चीजें मैंने कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली समेटनी है। फिर एक सवाल पास पेपर का कराना है। 2 3 जी, क्या जी? सेफ्टी स्टॉक चेंज हो सकता है? हो सकता है, कुछ क्लासेस के बाद हो सकता है जी। सेफ्टी स्टॉक चेंज करने से क्या मराद? यहां तक पहुंचे जल्दी। सबसे कम आए क्या मतलब? सबसे कम आ रही है। जी जी बिल्कुल। जल्दी पहुंचे, अभी तक लिखते लिखते नजर आ रहे हैं। पहुंच गए? assumptions ऑफ EOQ लिखें assumptions ऑफ EOQ। इनको अजम है इसका क्या? नहीं, ये तो बताया ना कि अभी भी, यानी नीला वाला भी EOQ बेहतर है ना? नीले वाले का आंसर भी EOQ ही है ना? हाँ तो बस ठीक है। अच्छा, बस अब लिखते जाएं, समझते जाएं जो जो बता रहा हूं, उसके बाद सवाल पूछिएगा। अभी इस वक्त सवाल कोई नहीं, जो बताता जा रहा हूं पहले पूरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सवाल कहूंगा तो पूछिएगा। assumptions ऑफ EOQ, इनको लिमिटेशंस ऑफ EOQ भी कह सकते हैं। नंबर 1, ऑर्डर लीड टाइम। ऑर्डर लीड टाइम, LEAD। ऑर्डर लीड टाइम
is certain and constant throughout the period. जी समझ नहीं आई. Order lead time is certain and constant throughout the period. नेक्स्ट लिखें जी. नेक्स्ट दूसरा ही बनेगा मेरे ख्याल में. पहले के बाद क्या आता है? हाँ दूसरा 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 है जी. दूसरा एनुअल डिमांड. एनुअल डिमांड और इसके आगे भी सेम पिछली बात रिपीट कर लें. इज सर्टेन एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड. नेक्स्ट लिखें. There are no changes in prices. There are no changes in prices throughout the period. चले बस. ये हैं assumptions. इनको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, इनको assumptions भी कह सकते हैं. और ये कोई स्टैंडर्ड में लिखे हुए 3 पॉइंट नहीं है. मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तरीके से लिखे हुए. ये जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया है इसको और 3 में तोड़ा जा सकता है कि एक पॉइंट लिखवा दूं कि परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगी, एक पॉइंट लिखवा दूं कि ऑर्डर कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, एक पॉइंट लिखवा दूं कि होल्डिंग कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी. तो मैंने कहा कि प्राइसेस सब कांस्टेंट रहेंगी. अब इनका मतलब समझ लें. पहली अजम्पशन ये है कि ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर प्लेस करने के बाद चीजें पहुंचने तक जितना टाइम लगता है उसको लीड टाइम कहते हैं. इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होना है. ये जो लीड टाइम है ना, ऑर्डर लीड टाइम, इसका मतलब है ऑर्डर प्लेस करने से लेके यूनिट्स पहुंचने तक जितना टाइम लगेगा वो लीड टाइम है. सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया, 10 दिन बाद सामान हमें पहुंच रहा है तो लीड टाइम 10 दिन है. तो लीड टाइम होता है ऑर्डर प्लेस करने से चीजें पहुंचने तक. नहीं समझ आई? ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर यूनिट्स हम तक पहुंच रहे हैं जितने अरसे में, वो अरसा लीड टाइम है. तो पहली अजम्पशन का मतलब है कि जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा, पूरा साल उतना लगेगा, कोई डिलेज नहीं होंगे और पता है कितना टाइम लगेगा. दूसरी अजम्पशन ये लिखवाई है कि अगर साल में हमने फैसला कर लिया है कि 60,000 यूनिट्स खरीदने हैं तो वो 60,000 ही हैं. और कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का मतलब है, इसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर भी कह सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर पूरे साल में 60,000 यूनिट्स चाहिए तो मतलब हर महीने में 5,000 यूनिट्स चाहिए. कोई सीजनल एलिमेंट नहीं है, ये मुराद है इससे. कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड या इसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड भी कह सकते हैं कि साल में तो 60,000 चाहिए, हर महीने 5,000 चाहिए. सीजनल एलिमेंट नहीं है. नहीं समझ आ रही बात? नहीं सुन रहे ना? दूसरी अजम्पशन है कि एनुअल डिमांड
हमें पता है कितनी है, साल के शुरू में फैसला कर चुके, इसने चेंज नहीं होना, और साल के दौरान ये यूनिफॉर्म रहेगी। यानी अगर पूरे साल में 1,20,000 यूनिट्स हमें चाहिए तो हर महीने 10,000 चाहिए। ये मुराद है इस पॉइंट से। और तीसरा पॉइंट तो समझ आ ही रहा होगा कि कोई प्राइस में चेंज नहीं आनी, चाहे हम थोड़े थोड़े करके मंगवाएं चाहे ज्यादा ज्यादा करके मंगवाएं, प्राइसेस वही रहनी है। ठीक है, अजम्पशंस यही हैं और ये आपने याद करनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं थ्योरेटिकली। अजम्पशंस बात क्लोज हो गई। अब अगली कोई हेडिंग नहीं है, वैसी बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ईओक्यू कहना की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, ये जो अभी बात बताने लगा हूं, ये ईओक्यू का जो फार्मूला है या जो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है, और मैंने भी आपको ईओक्यू का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया कि इसका मकसद क्या है, अभी ये बात नहीं हुई है। ठीक है, ईओक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो की प्रिंसिपल है, और ये आपको सवालों में मिसिंग फिगर ढूंढने में भी काम आ सकता है, वो की प्रिंसिपल ये है, लिखें, ईओक्यू का मैं की प्रिंसिपल बता रहा हूं कि इसको की कैरेक्टरिस्टिक कह लें आप ईओक्यू के। If EOQ is followed, if EOQ is followed, क्या मतलब EOQ is followed? यानी EOQ को ही OQ बना लें, यानी इस फार्मूले का जो आंसर आ रहा है, अगर इसी को हम अपनी पॉलिसी OQ बना लें, देन टोटल relevant order cost for the year, total relevant order cost for the year। अच्छा, मैं रेलिवेंट का वर्ड ना भी लिखवाता ना तो अंडरस्टूड बात है कि रेलिवेंट ही, क्योंकि अब हम कैलकुलेशंस में कौन सी कॉस्ट यूज कर रहे होंगे, रेलिवेंट, तो ये अंडरस्टूड बात थी, इसलिए मैंने चलो एक दफा बता दी, इसको ब्रैकेट में कर लें, ये मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा। तो क्या कहा है, टोटल, इफ EOQ इज फॉलोड देन टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर will be equal to total holding cost for the year। यहां भी अंडरस्टूड है, टोटल रेलिवेंट होल्डिंग की बात कर रहा हूं। यानी अगर EOQ फॉलो होगा तो उस पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के बराबर आएगी। ये देखें बराबर आ रही है, ये देखें बराबर आ रही है। Only if there is no safety stock, only if there is no safety stock। only if there is no safety stock। ये बात लिख ली। ये आपको जो मैंने बात लिखवाई है ना, ये नजर आ रही है कि अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर सेम होंगी। ये बात यहां से भी नजर आ रही है, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक हुआ तो फिर सेम नहीं है। ये बात लिखवाई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सवालों में ना मिसिंग फिगर के तौर पे, ये एक हिंट के तौर पे काम आ सकती है। EOQ का फार्मूला बता रहा हूं, अगर जानना चाहें तो, ना जानना चाहें तो फिर भी देख लें, आंखें बंद कर लें। चलो, मैंने कही है ये बात जो अभी लिखाई है, मैंने ये कहा है, इसको तोड़ते हैं। टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलती है? ये लाल वाली, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड
ओवर ओ क्यू, और हम ओ क्यू क्या फॉलो कर रहे हैं, ई ओ क्यू। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, और चूंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओ क्यू बाई 2, और हम लोग फॉलो कर रहे हैं ई ओ क्यू। तो ये ई ओ क्यू से कट गया, यस सर। ये इक्वल है। अब ई ओ क्यू एक तरफ कर लें, बाकी सब इधर उधर कर लें, ये उधर ले जाएं तो ई ओ क्यू स्क्वायर, बाकी सब कुछ इधर जमा कर लें। 2 इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो गया, इनटू, इनकी जगह बदल देता हूं मैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड, ये स्क्वायर है। तो ईओक्यू का जो फार्मूला है ना, वो बुजुर्गों ने ऐसे डिफाइन किया हुआ, ये इस तरह से डिराइव किया हुआ, ये ईओक्यू का बेसिक प्रिंसिपल है, ये इसी के ऊपर ये डिराइव्ड है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कॉन्सेप्चुअली ईओक्यू कह रहा है कि सेफ्टी की जरूरत नहीं है, यानी ईओक्यू मॉडल की अजम्पशंस क्या है। अच्छा, सेफ्टी की जरूरत, एहतियात की जरूरत होती क्यों है, कि अगर ये हो, अगर लेट हो जाए, अगर दुकान लेट हो जाए तो ही जरूरत है ना एहतियात की। तो ईओक्यू की तो अजम्पशन ही ये है कि सब सर्टेन है, कोई मसला ही नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, तो इसलिए जब कोई मसला ही नहीं है तो सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए ईओक्यू में कॉन्सेप्चुअली सेफ्टी स्टॉक नहीं है, इसीलिए ये, हाँ वो अजम्पशन है ना, मतलब आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, अब करना क्या है, यानी हुई क्या सारी बात, जहां तक पहुंचे, फिर अब अगली और एक दो बातें बताता हूं कि करना क्या है, ये सारी बात हो क्या रही थी। Noted? Yes, sir. ये ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है, हाँ ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है। अच्छा, अब ये सब बात क्या की है, करना क्या है, तो बात ये है कि ये जो ईओक्यू की अजम्पशंस हैं, अगर ये फॉलो हो रही हैं, अच्छा ये मैं आपको ये नहीं बता रहा सवाल में क्या करना है, मैं आपको इन सारी डिस्कशन का बस कुछ कंफ्यूजन बता रहा हूं। अगर जो ईओक्यू की अजम्पशंस हैं वाकई वही हो रही हों, तो ईओक्यू बिला मुकाबला टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, ईओक्यू बिला मुकाबला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर वो जो अजम्पशंस हैं वो पूरी ना हो रही हों, तो फिर मुकाबला करके फैसला करना पड़ेगा। हो सकता है ईओक्यू जीत जाए, हो सकता है ना जीते। दोबारा कंक्लूजन इस सारी बातों का कि ईओक्यू की जो अजम्पशंस हैं, ये मैंने आपको ये नहीं कह रहा कि सवाल में क्या करना है, मैं आपको वैसे ही इन सारी बातों के कंक्लूजन बता रहा हूं कि क्या किया, ईओक्यू का क्या फायदा था, क्यों किया है। तो उसका कंक्लूजन, उसकी समरी, उसका लुब्बे लबाब ये है
कि जो अजम्पशंस हैं ईओक्यू की, अगर वाकई वही हुआ, क्या हुआ, वो फुलफिल हो रही हुई, तो ईओक्यू बिला मुकाबला असली वाली खालिस बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इस पे टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बुजुर्गों ने फार्मूला बना दिया। लेकिन अगर वो अजम्पशंस नहीं कर रही, नहीं फॉलो हो रही, तो फिर जहां और ऑप्शन सोच रहे हैं, ईओक्यू भी उनमें एक रख के मुकाबला करा के देख लें कौन सी बेस्ट, लिख लें। ये जो सारी ईओक्यू की कहानी सुनाई है, इसकी समरी बता रहा हूं कि जो ईओक्यू की अजम्पशंस हैं, अगर वो वाकई पूरी हो रही हैं, तो फिर ईओक्यू बिला मुकाबला बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है, और ऑप्शंस सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये अजम्पशंस पूरी नहीं हो रही, तो फिर बाकी ऑप्शंस के साथ ईओक्यू भी एक ऑप्शन है, और फिर कंपैरिजन करके ही पता चलेगा कि कौन सी बेस्ट है। ले लो, खुल के ले लो, कोई मसला नहीं। लिख लिया? अच्छा, सवालों में क्या करना है वो आस्ता आस्ता और आगे नोट करेंगे। अभी ईओक्यू की जितनी कहानी बताई, जो अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई, उसकी समरी बताई, यहां तक अब पूछें जो पूछना है। तो अगर रेलेवेंट नहीं करते, वो सारों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, तो कंक्लूजन तो सेम ही आएगा। कंक्लूजन तो सेम ही आएगा, और अगर रेलेवेंट का नहीं भी ख्याल रखते, कंक्लूजन सेम ही आ जाएगा। और लेकिन नंबर ना सिर्फ कंक्लूजन के नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंक्लूजन के नंबर हो और कोई स्टूडेंट कुछ भी ना करे और वो अकड़ बकड़ करके कहे जी ये बेहतर है, तो उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो जब उसने कैलकुलेशंस किए होंगे तो उन कैलकुलेशंस के नंबर कट जाएंगे। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछें। नहीं, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यानी अगर सवाल में हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि बताएं इनमें से कौन सा बेहतर है, तो सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा। यानी सिर्फ ये लाइन ही लिख सकते कि तुझे पता नहीं है क्यों बेहतर है, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आप कुछ एग्जाम नोट्स लिखें, एग्जाम नोट्स लिखें कुछ, ये सवालों में काम आएंगी बातें जो बता रहा हूं। बल्कि ठहरे, एग्जाम नोट्स 2 वर्ड लिखे हैं ना, काट दें। केस 1 क्या बनाया था मैंने? केस 1 मैंने बनाया था कि जो परचेज कॉस्ट है वो सेम रह रही है, तो अब कह देता हूं सेम नहीं रह रही है। एग्जाम नोट्स लिख लिया था, काट दें। अरे बल्कि नहीं काटना था। काट
केस 2 ये है कि OQ चेंज होने से ना परचेज कॉस्ट चेंज होगी। मिसाल के तौर पे सप्लायर ने बल्क डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। बल्क डिस्काउंट कहते हैं कि ज्यादा खरीदेंगे तो वो प्राइस कम कर देगा, इसको बल्क डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन खैर जरूरी नहीं सवाल में डिस्काउंट का वर्ड हो सकता है सवाल में बताया हो कि इतना OQ रखेंगे तो ये प्राइस है, इतना OQ रखेंगे तो ये प्राइस है, तो ये इसको मैं केस 2 कह रहा हूं। हैं जी जी बिल्कुल यही मैं बात लिखवाने लगा हूं। इसमें आप सिर्फ इतना अपने अल्फाज में खुद ही लिख लें कि अब ना टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट के साथ साथ टोटल परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाएगी। और ये जो हम लोग इधर टेबुलर वर्किंग करते हैं, अब इनमें टोटल परचेज कॉस्ट भी निकाला करेंगे हर ऑप्शन पे। मैंने कहा है कि अब टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर ये भी अब एक रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। इसलिए ये जो हम टेबल बनाया करते हैं इसमें अब तीसरी एक लाइन टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर भी आ जाएगी। इन्फ्लेशन तो जरूरी नहीं है इसको कहना, प्राइस चेंज कह रहा हूं मैं बस। अब वो इन्फ्लेशन की वजह से है कि डिस्काउंट की वजह से है, जिस वही वजह से। आप लिखिए एग्जाम नोट्स। लिखिए फिर बताऊंगा। है केस 2 वाली बात लिख ली। केस 2 मैंने ये कहा है कि टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर भी अब रेलिवेंट होगी और हम इस डिसीजन मेकिंग के अंदर टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल परचेज कॉस्ट भी लिखा करेंगे। पहला नोट लिखें, एग्जाम नोट्स बता रहा हूं अब जी, पक्की बात है, एग्जाम नोट्स बता रहा हूं। केस 3 बताया मैंने। मैंने कह दिया था, तो ओवर एक्टिंग होगी। लेकिन एग्जाम नोट्स लिखें। पहला नोट लिखें, इफ ठहर जाना यार, बता, प्रेशराइज ना करें। if holding cost is given in question as a percentage, यानी आपको क्वेश्चन में ना होल्डिंग कॉस्ट रुपए में नहीं दी हुई, कहा हुआ है कि 10% है, परसेंटेज दी हुई है। और इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेना फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है इस तरह से जो परसेंटेज में दिया होता है। अच्छा, इंटरेस्ट को मैंने होल्डिंग कॉस्ट क्यों बताया था? क्योंकि लोन लेके परचेज किया होगा और वापस करना होगा। लोन जब चीजें बेच देते तो जब तक स्टॉक पड़ा हुआ है हम पैसे नहीं वापस कर पा रहे, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन एज अ परसेंटेज, देन अच्छा करना तो उसको फिर हमें रुपए में ही ट्रांसलेट करेगा ना, क्योंकि हमने तो फार्मूले में रुपए लिखना है। देन इट इज अप्लाइड टू respective purchase cost of each option. Respective purchase cost of each option.
क्या मतलब हुआ इसका? इस ऑप्शन की परचेज प्राइस 200 रुपए है, इस ऑप्शन की परचेज प्राइस 180 रुपए है, इस ऑप्शन की परचेज प्राइस 150 रुपए, और आपको साल में कहा हुआ है कि होल्डिंग कॉस्ट 15% है, तो फिर तीनों ऑप्शंस की होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और वो 15% हर एक की रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा। ये मुराद है इस बात से। अगला नोट लिखें। Yes. If discount offer from supplier, ये जो नोट लिखवा रहा हूं ना, ये आपको अभी बस लिख लें, समझ शायद इतना नहीं आएगा, सवाल करेंगे तो आएगा। If discount offer from a supplier is being evaluated, ये आपको मैं सवाल कराऊंगा तो बात बेहतर समझ आएगी, अभी लिख लें बस। उर्दू इसकी बता देता हूं कि अगर एक सप्लायर ने हमें डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है कि तुम अगर 20,000 का ऑर्डर दे देते हो ना तो 8% डिस्काउंट देंगे, और अभी हम फैसला कर रहे हैं कि उसकी ऑफर अवेल करें कि ना करें, ये मुराद है इस बात से कि इफ डिस्काउंट ऑफर फ्रॉम सप्लायर इज बीइंग इवैल्यूएटेड देन it must be compared with EOQ as well। ये बात सवाल के साथ समझाऊंगा, अभी बस लिखवाइए सिर्फ। अगला पॉइंट लिखें। है जी, इसकी उर्दू ये है कि जब सवाल कराऊंगा तो समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह कल, मतलब अगली क्लास। ठीक है, अल्लाह।